हो गया? ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ो, इस पे अब लिखो। एटम चल रहा था हमारे हम लोगों का, ठीक है। लिखो एनर्जी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। क्या नाम है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ठीक है, तो देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन का अपने ऑर्बिट के अबाउट जब ये घूमेगा तो इसके पास दो एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा इसका, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी एन का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी जिसको यू लिखोगे वो किसके इक्वल रहेगा? लगा देंगे कूलम्बिक लॉ, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई इंटू ई डिवाइडेड बाई आर एन। तो ढंग ढंग से लिखोगे तो ये हो जाएगा के, पोटेंशियल एनर्जी है ना, हाँ फोर्स रहता तो लिखे आर स्क्वायर जेड ई स्क्वायर बाय आर एन। ये है इसका पोटेंशियल एनर्जी और ऊपर है इसका काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो टोटल एनर्जी इसका जो होगा, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन E इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पुट करो इसकी वैल्यू, तो टोटल एनर्जी E इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हाफ एम वी एन स्क्वायर प्लस, एक बात और देखना यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी में ये बताया था मैंने कि साइन के अकॉर्डिंग चलेंगे। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, तो प्लस माइनस माइनस लेके चलेंगे। तो अट्रैक्शन का फोर्स है, पोटेंशियल एनर्जी माइनस में होगा, माइनस के जेड ई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा प्लस के जगह पे माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर एन। ठीक है, ये आ गया इसका एनर्जी। अब देखो पोस्टुलेट्स नंबर 1 में क्या लिखाया था मैंने, पोस्टुलेट्स नंबर 1 में क्या लिखाया था, देखो ध्यान से, यही था ना पोस्टुलेट्स नंबर 1 में, एम वी एन स्क्वायर इज इक्वल टू था, लिखिए दो, डायरेक्ट लिखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना था रे, के जेड ई स्क्वायर बाई आर एन का स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर एन। ठीक है, तो एक आर एन से आर एन कैंसिल हो गया, तो देखेंगे तो के जेड ई स्क्वायर बाई आर एन इज इक्वल टू एम वी एन का स्क्वायर है, ये था बाई फर्स्ट पोस्टुलेट्स, फर्स्ट पोस्टुलेट्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल, उसके थ्रू था। इस वैल्यू को यहाँ पे यूज कर लो, टोटल एनर्जी में डाल दो इसको एम वी स्क्वायर के जगह पे। ठीक है ना, तो लिखेंगे यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/2 रहेगा और हो जाएगा के जेड ई स्क्वायर बाई आर एन माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर एन। तो ये टोटल आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा टोटल एनर्जी भी, -1/2 के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन। ठीक है, ये है इसकी टोटल एनर्जी। कोई भी इलेक्ट्रॉन्स अगर nth ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी टोटल एनर्जी हो जाएगी -1/2 के जेड ई स्क्वायर बाई आर एन, बाई आर एन। ठीक है, नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आर एन की वैल्यू बताना अभी थोड़ी देर में, इसकी वैल्यू बताना, इसलिए याद रखना कैसे कैसे बताओगे।
हो गया। चलो भाई, यहां से एक और बढ़िया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जो है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा अभी हमें, ठीक है। तो एनर्जी का फॉर्मूला आया -12 k z e² अपॉन Rn। Rn की वैल्यू बताओ, तो उसको मैं यहां पुट कर रहा हूं, Rn की वैल्यू को, ठीक है। तो Rn कितना हो जाएगा इसका, ऑल्सो Rn कितना था, n² h² 4 π² kz e², यही है क्या। इस Rn की वैल्यू पुट करो इसमें, सो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, E = -1/2। अच्छा एक मिनट और यहां रुको, पहले एक चीज और लिख लेना। टोटल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है वो काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड होगा, और यही होगा पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड का हाफ, ठीक है। और ये पूछा गया था एक बार में, ठीक है ना, इसको लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लेना, वैल्यू तुम्हें मिल जाएगा। काइनेटिक एनर्जी की भी वैल्यू कितनी है, 1/2 करके है, 1/2 kze²/Rn, ठीक है। तो टोटल एनर्जी जितनी होगी वही काइनेटिक एनर्जी है, और पूछेगा पोटेंशियल एनर्जी निकालो, तो टोटल एनर्जी का हाफ कर दोगे, सॉरी डबल कर दोगे, इसको डबल कर दोगे तो पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो बी केयरफुल, न्यूमेरिकल के टाइम पे ये सब बात याद रखना कि टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है मैग्नीट्यूड में, और मैग्नीट्यूड में पोटेंशियल एनर्जी का हाफ है, ठीक है। फिर से या पुट करो इसकी वैल्यू यहां से, हाफ kze² अपॉन 4 Rn की वैल्यू है ना, तो Rn के जगह पे लिखोगे n² h² मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 बाय, सॉरी ऊपर चला जाएगा, तो मल्टीप्लाइड ऑफ 4 π² kze²m, ठीक है। तो एनर्जी E = माइनस, ये कितना हो जाएगा, 2 2 4, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 π² k² z²e⁴ m अपॉन n² h², ठीक है। कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, तो माइनस 2 π² k² e⁴ m अपॉन h², ये कांस्टेंट हो गया, और इसके साथ आ जाएगा हमारे पास z²/n², हो गया। ये सारा वैल्यू कांस्टेंट है, तुम इसको माइनस को रहने दो, इसको लिख सकते हो E0 z²/n², वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, VBI इसको लिख लेना, ठीक है। और यहाँ से आ जाता है E = -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट z²/n², ठीक है। ये है वैल्यू ऑफ एनर्जी। किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी हो तो वो आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट z²/n²। ठीक है, z²/n² -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट z²/n², ये हो गया इसकी एनर्जी। ठीक है, बहुत केयरफुली सीखना इस चीज को। अब सारा चीज बता दिया मैंने इसमें, अब आगे इसमें बातें करते हैं हम लोग, ठीक है। हो गया, एनर्जी की वैल्यू कितनी आई, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट z²/n²। हो गया। यहां देखो, तुम किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी निकाल सकते हो, तो देखो यहां पे, सो अगर मान के चलो n = 1 है, n = 1 है, ठीक है। तो इसमें एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहला ऑर्बिट की एनर्जी कितनी हो जाएगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। z की वैल्यू किसके लिए लिख रहे हैं, हाइड्रोजन के लिए, फॉर h एटम, फॉर h एटम के लिए हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। तो z की वैल्यू कितना लिखो, यार रहने दो, सारे एटम के लिए लिख दो, कितना हो जाएगा
जेड स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर कितना हुआ रे, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन 1। इतनी एनर्जी हो गई इसकी। पहला ऑर्बिट का एनर्जी कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी बताओ, E2 कितना हो जाएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड ऑर्बिट में कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो E2 कितना आया बोलो, -13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी आई वैल्यू, जरा करो ना, डिवाइड करो इसको, -13.6 बाई 4 को, माइनस 4 3 पॉइंट समथिंग आएगा। कितना, 3 पॉइंट, जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन। तो हो गया। तीसरी ऑर्बिट की एनर्जी पूछेगी n इक्वल्स टू 3 में। थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है, 0.8 कितना, 0.8 नहीं नहीं, वो फोर्थ की है। तो यह है 13.6 जेड स्क्वायर बाय कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कितना आया, -13.6 जेड स्क्वायर बाई 9। कितनी आई वैल्यू, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, फोर्थ ऑर्बिट की वैल्यू कितनी होगी, एनर्जी की वैल्यू, फोर्थ ऑर्बिट का एनर्जी -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। एन की वैल्यू हो जाएगी 4 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू -13.6 जेड स्क्वायर बाई 16। कितना हुआ, -0. ठीक है। फिफ्थ ऑर्बिट का बताओ, n इक्वल्स टू 5 पे e का पावर E5 इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर बाई 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -13.6 जेड स्क्वायर बाई 25 माइनस 0 पॉइंट कितना है, 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, याद रखेगा एनर्जी का कंसेप्ट। इसको डायग्राम में भी बना लो और क्लियर हो जाएगा आइडिया किसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो देखो, अगर देखेंगे तो ये रहा न्यूक्लियस और ये है इसका पहला ऑर्बिट, ये है दूसरा ऑर्बिट, ये है तीसरा ऑर्बिट, ये है चौथा ऑर्बिट और ये है इसका पांचवा ऑर्बिट। इससे भी आगे बन सकता है। तो पहला ऑर्बिट कितनी है, n इक्वल्स टू 1, दूसरा ऑर्बिट है n इक्वल्स टू 2, तीसरा ऑर्बिट है n इक्वल्स टू 3, चौथा ऑर्बिट है n इक्वल्स टू 4 और n इक्वल्स टू 5। ठीक है, इसमें एनर्जी E1 की वैल्यू कितनी है, -13.6 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें कितनी है, सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है, यहाँ पे E2 कितना है, -3.4 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड ऑर्बिट की कितनी है, E3 -1.5 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, जेड स्क्वायर सब में ऐड कर देना। हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1 पुट कर देना। चलो, फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है, E4 की वैल्यू कितना निकला है, 0 पॉइंट, माइनस लगा करके सबको लिखो, -0.85 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E5 की वैल्यू कितनी है, -0.54 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, हमें इससे क्या देखने को मिला है कि जैसे जैसे तुम न्यूक्लियस से दूर जाओगे ऑर्बिट का जो सेपरेशन है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा। क्या लिखेंगे, हेयर वी सी दैट as we go to the higher orbit the separation between the orbits are decreases। ठीक है, ये है इसका एनर्जी का सेपरेशन।
जैसे जैसे तुम ऑर्बिट में नजदीक जाओ, ऊपर जाओगे, ये सारे ऑर्बिट के बीच का सेपरेशन घटता चला जाएगा। ठीक है, दूर जाओगे जैसे और ऊपर चले गए तो यहाँ पे सब ऑर्बिट एक के लाइन पे ऐसे दिखाई देगा, इस तरीके से सेपरेशन कम रहेगा। आगे बढ़े इसमें। ठीक है, चलो इसमें बात करते हैं अब हम लोग। यहां देखो, हर ऑर्बिट का एनर्जी क्या फिक्स है, क्वांटाइज्ड है, एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड है, सब ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है। याद कर लेना इसको, अगर देख करके याद हो सके तो। आगे बढ़ो, इसमें लिखो, इसमें एक्साइटेशन एंड आयोनाइजेशन, एक्साइटेशन एंड आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in an atom। ठीक है, एक्साइटेशन क्या होता है इसका भाई? तो पहले एक्साइटेशन को एक्सप्लेन करो, डिफाइन करो, एक्साइटेशन होता क्या है। ठीक है, तो क्या कहेंगे एक्साइटेशन में, जब इलेक्ट्रॉन्स लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में पहुंचे उसको एक्साइटेशन कहते हैं। जैसे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये सारे इसके क्या है, ऑर्बिट्स है, n1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 4। ठीक है, यहां देखो, जब इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिट से, कोई भी ऑर्बिट में, चाहे यहां पहुंचे, चाहे यहां पहुंच जाए, चाहे यहां पहुंच जाए, ठीक है, तो इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के हायर ऑर्बिट में चला गया था। और मैंने बताया था कि एब्जॉर्प्शन और रिलीजन ऑफ एनर्जी कब होता है, ऑब्वियसली इसको बाहर से कोई ना कोई एनर्जी मिला होगा। कितनी एनर्जी, एच न्यू या एच सी बाई लेमडा, इस फॉर्मेट में कोई बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी मिला होगा इसको, इलेक्ट्रॉन को, जिसको एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करके हायर ऑर्बिट में चला गया। ठीक है, हायर ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन से गया होगा तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, एक्साइटेशन कहते हैं। तो एक्साइटेशन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, व्हेन इलेक्ट्रॉन absorbs the energy, ठीक है, then it will jumps from lower orbit to the higher orbit, ठीक है। This phenomena is called excitation of atom. This phenomena is called excitation of atom। ठीक है, इस फेनोमेना को हम लोग क्या कहेंगे, एक्साइटेशन ऑफ एटम। ठीक है, ठीक है, सिंपल था एक्साइटेशन का मीनिंग समझना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर से एनर्जी, मान के चलो यहाँ से रेडिएशन या लाइट का सोर्स था, जो लाइट का सोर्स एस है, यहाँ से लाइट निकल के गया, लाइट की एनर्जी थी एच न्यू या एच सी बाई लेमडा। जैसे इलेक्ट्रॉन उसको रिसीव करेगा, रिसीव करके हायर ऑर्बिट में जंप कर जाएगा, इसको कहते हैं हम लोग एक्साइटेशन। ठीक है, ठीक है, यहाँ देखो, अब इसमें देखो, यहाँ देखो, हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, इसको जरा सा एक्सप्लेन करो ध्यान से। यहाँ देखो ना, यहाँ देखो, अगर ये न्यूक्लियस है और ये पहला ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट है n इक्वल्स टू 2, ये तीसरा ऑर्बिट है n इक्वल्स टू 3। ठीक है, और ये चौथा ऑर्बिट है n इक्वल्स टू 4। हो गया हमारे पास, थोड़ा सेपरेट करके बनाया है ताकि बात को समझ सके हम लोग। अगर इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिएंट कर रहा है, इफ इलेक्ट्रॉन, बताना कितना एनर्जी लगेगा, इफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिएंट
फ्रॉम n इक्वल्स टू 1 टू n इक्वल्स टू 2 ऑर्बिट, अगर दोनों ऑर्बिट में पहला से दूसरा ऑर्बिट में जा रहा है, देन एनर्जी रिक्वायर्ड, कितनी एनर्जी लगेगी उसको, बोलो एनर्जी रिक्वायर्ड कितना होगा। पहला ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है, अभी अभी लिखे थे। हाँ, तो इसकी पहले ऑर्बिट की एनर्जी है -13.6 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी माइनस, हम नहीं, हाइड्रोजन के लिए 1 लेंगे, लिथियम रहेगा तो इसके वैल्यू तुमको 3 पुट करना पड़ेगा। हाइड्रोजेनिक के लिए ही बोर मॉडल एप्लीकेबल है ना, जो हाइड्रोजन टाइप का एटम हो, ठीक है। तो हाइड्रोजन के लिए, हीलियम प्लस के लिए, लिथियम +2 के लिए एप्लीकेबल है। ऐसे ही आगे चलते जाओ, ठीक है। तो जेड स्क्वायर लेके चलेंगे, हाइड्रोजन है तो 1 कर देना, बस काम खत्म, उतना ही रह जाएगा, ठीक है। अब मुझको बताओ सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी कितना है, यहां लिखे थे अभी -3.4 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही है। तो चलो, अगर इलेक्ट्रॉन्स पहला ऑर्बिट से जंप करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचा है, यहां पहुंचा है इलेक्ट्रॉन, तो कितनी एनर्जी चाहिए, बाहर से कितना एनर्जी दोगे इसको, बाहर से कितनी एनर्जी दे दोगे, तो एनर्जी रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, एनर्जी रिक्वायर्ड का मतलब डेल्टा ई, चेंज इन एनर्जी कितना है दोनों के बीच में, E2 माइनस E1, अरे इतनी ही एनर्जी चाहिए दोनों को जंप करने के लिए, ठीक है। तो E2 कितना है बोलो, -3.4 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस ऑफ -13.6 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हो गया। जरा इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, -3.4 जेड स्क्वायर प्लस 13.6 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना आया ये बोलो मुझको, 10.2 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। कितना एनर्जी चाहिए इसको, 10.2 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डेल्टा ई। ठीक है। अब अगर यही पहला से तीसरा में चले जाए, या दूसरा से थर्ड में चले जाए, या सेकंड से फोर्थ में चले जाए, निकाल सकते हो इसका एनर्जी सेपरेशन, निकाल के बताओ हमें। अगर फर्स्ट से थर्ड में गया तो कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है एक्साइट होने के लिए, बोलो अगेन। अगर फिर से इसको देखेंगे कि इफ इलेक्ट्रॉन एक्साइट्स फ्रॉम n इक्वल्स टू 1 टू n इक्वल्स टू 3, अगर ऐसे एक्साइट हो रहा है तो कितनी एनर्जी चाहिए बोलो। पहला ऑर्बिट का एनर्जी -13.6 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतने ही है जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सेपरेशन निकाल लो दोनों एनर्जी का, कितना हो जाएगा, E3 माइनस ऑफ E1 1.5 जेड स्क्वायर प्लस 13.6 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना आएगा ये बोलो, कितना हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करो एक बार, कितना आएगा करो तुम ही लोग ये, हाँ 12.1 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी चाहिए आपको। पहला ऑर्बिट है, डायग्राम देखोगे तो इस तरीके से है, न्यूक्लियस पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, और ये थर्ड ऑर्बिट, n इक्वल्स टू 3 n इक्वल्स टू 1, इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली जंप करके थर्ड ऑर्बिट में गया है, यहां पे गया है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यह है एक्साइटेशन का। तुम किसी भी एनर्जी लेवल का दूसरे एनर्जी लेवल में अगर जंप किया है, ट्रांजिएंट किया है, तो तुम उस दोनों का एनर्जी सेपरेशन निकाल करके इसका एक्साइटेशन एनर्जी निकाल लोगे, ठीक है। अगर डायग्राम में को और क्लियरली व्यू करोगे तो यहां से देखो, बाहर से जो लाइट इसको मिला है, इससे कितनी एनर्जी जाना चाहिए इसको, तो जो एक्सटर्नल सोर्स है उसकी एनर्जी हो जाएगी तुम्हारे पास 12.1 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट लिखो इसमें आयोनाइजेशन,
लिखो आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन ऑफ एटम, यहां देखो नेक्स्ट इसी में क्या था, आयोनाइजेशन ऑफ एटम। ठीक है, ध्यान से समझना है आयोनाइजेशन का मतलब क्या हो गया। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन, अगर कोई भी एक ऑर्बिट में n इक्वल्स टू 1, ठीक है, समझ लो ये n इक्वल्स टू इन्फिनिटी है, इतना दूर है कि जो एटम को छोड़ करके भाग गया है, ठीक है, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4, डॉट 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 करते करते n इक्वल्स टू इनफाइनाइट तक है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन पहला ऑर्बिट में है और पहला ऑर्बिट से इसको इनफाइनाइट तक भेजना है, इनफाइनाइट मतलब कि एटम को छोड़ करके चला जाएगा, तो कितना एनर्जी चाहिए उसको कि वो एटम को छोड़ के चला जाए, तो कहेंगे पहला ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है 13.6 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही है ना। तो कहेंगे कि बाहर से आने वाली अगर एनर्जी या लाइट सोर्स की एनर्जी यहां से E की वैल्यू अगर प्लस 13.6 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर इसको दिया जाए तो क्या हो जाएगा, दोनों एनर्जी कैंसिल हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। तो लिख लो इसके डेफिनेशन में, इफ इलेक्ट्रॉन 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 jumps from lower orbit to infinite orbit, n equals to infinite orbit, या ऐसे लिखो लोअर ऑर्बिट टू इंफिनिटी, ऐसे लिखना इंफिनिटी, इफ इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू इंफिनिटी या इनफाइनाइट ऑर्बिट एंड never returns back, this is called ionization, this is called ionization of atom, ionization of atom। ठीक है, here consider, ठीक है, यहाँ लिखो here consider electron is in its ground state, that is n equals to 1, ठीक है, whose energy is E equals to minus 13.6 z स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या देखो इतनी एनर्जी है उसकी, लिख दिया मैंने, इतनी एनर्जी है। अब इसको हमें फर्स्ट ऑर्बिट से इनफाइनाइट ऑर्बिट पर भेजना है, तो कितनी एनर्जी बाहर से सप्लाई करनी चाहिए हमें। तो डायग्राम हम लोग देख रखे हैं यहां पर से कि इनफाइनाइट ऑर्बिट है, तो लिखो यहां पे टू सेंड दिस इलेक्ट्रॉन टू इनफाइनाइट ऑर्बिट वी मस्ट, ठीक है, वी मस्ट सप्लाई एक्सटर्नल एनर्जी, ठीक है, ऑफ प्लस 13.6 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना सप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, सो दैट इट्स एनर्जी इज जीरो and electron easily leaves the orbit and move to infinity, ठीक है, infinity। दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन ऑफ एटम, इसको हम लोग आयोनाइजेशन ऑफ एटम कहते हैं। ठीक है, आयोनाइजेशन ऑफ एटम कहेंगे। फिर से देखो अगेन एक और एग्जांपल देखो यहां पर से अगेन,
अगर इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 2 ऑर्बिट में है और इसको n इक्वल्स टू इंफिनिटी पे भेजना है, तो बताओ इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी दोगे कि n इक्वल्स टू इंफिनिटी पे पहुंच जाए। सेकंड में है तो सेकंड से इंफिनिटी पे भेजने के लिए, आयोनाइज करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, बोलो। एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इक्वल्स टू 2 टू n इक्वल्स टू इंफिनिटी इज कितना होगा। इसकी अपनी एनर्जी कितनी है E2 की, -3.4 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कहेंगे +3.4 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे देंगे तो आयोनाइज कर जाएगा। ठीक है, ठीक है। हो गया। आयोनाइजेशन के बाद एक टर्म आता है हमारे पास, डी एक्साइटेशन। क्या नाम आता है, डी एक्साइटेशन ऑफ एटम। डी एक्साइटेशन ऑफ एटम। यहां देखो, डी एक्साइटेशन ऑफ एटम। ठीक एक्साइटेशन का उल्टा होगा यहां पे। ठीक है, तो एटम को डी एक्साइट कैसे करेंगे, तो कहेंगे कि कोई भी ऑर्बिट में हो इलेक्ट्रॉन, n इक्वल्स टू 3 पे है, 2 पे है, n इक्वल्स टू 1 पे है, अगर हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट आता है, ठीक है, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट आता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डी एक्साइटेशन। ठीक है, डी एक्साइटेशन। तो लिख लो, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स excites to higher orbit, then this electron rest till, समय कितना लगता है, कितने देर तक ऊपर रहेगा, डेल्टा टी इक्वल टू 10 का पावर -8 सेकेंड तक। ठीक है, आफ्टर देन this electron will jump back to the lower orbit. This phenomena is called de-excitation of एटम। ठीक है, देख लो भाई, इसको डी एक्साइटेशन कहते हैं हम। हायर ऑर्बिट में कितने समय तक रहेगा, बहुत कम समय, (10⁻⁸ सेकेंड तक ऊपर में रहेगा, उसके बाद ये डी एक्साइट होकर के नीचे आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, डी एक्साइट होकर के नीचे आ जाएगा। फिर से देखो ये यहां पे, नाउ यहां फिर से देखो, डी एक्साइट होगा तो होगा क्या क्या इन सब चीजों में। ठीक है, यहां देखो, कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके इधर आया है, डी एक्साइट हुआ है, n इक्वल्स टू फर्स्ट ऑर्बिट, n इक्वल्स टू सेकेंड ऑर्बिट, n इक्वल्स टू 3 ऑर्बिट। ठीक है, यहां से डी एक्साइट हुआ है। इसमें क्या हो जाएगा, डी एक्साइट होगा तो जैसे ही ये डी एक्साइट होगा वो एनर्जी को रिलीज कर देगा। लिख लेना, इन प्रोसेस ऑफ डी एक्साइटेशन, इन प्रोसेस ऑफ डी एक्साइटेशन ऑफ एटम, इन प्रोसेस ऑफ डी एक्साइटेशन ऑफ एटम, ठीक है, द इलेक्ट्रॉन रिलीज द एनर्जी in form of photon, जब भी इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा, जैसे यहां से आया, यहां एक फोटोन रिलीज कर देगा, ये यहां पे एक फोटोन रिलीज करेगा, एक फोटोन
जितने ऑर्बिट है, मान के चलो इसके पास जाने के लिए बहुत पॉसिबल ऑर्बिट है, हो सकता है कि ये थर्ड ऑर्बिट से पहले सेकंड ऑर्बिट में आए और सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आए, तो दो बार डी एक्साइट हुआ है तो एक फोटोन यहां निकलेगा, एक फोटोन यहां निकलेगा, ये सारा फोटोन निकलेगा। तो आंखों को हमें दिखता है कि ये फोटोन लाइट बन के हमारे आंखों में दिखता है। ठीक है, तो लिखेंगे इन प्रोसेस ऑफ डी एक्साइटेशन ऑफ एटम द इलेक्ट्रॉन रिलीज द एनर्जी इन फॉर्म ऑफ फोटोन। ठीक है, ठीक है, कितनी एनर्जी होती है फोटोन की, तो जितनी एनर्जी ये एब्जॉर्ब किया हुआ रहता है। लिखेंगे द एनर्जी ऑफ फोटोन, दूसरा पॉइंट में लिखना है इस बार, द एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू द एनर्जी absorbs by electrons in, ठीक है, absorbs by electron in excitation, एक्साइटेशन में जितनी एनर्जी लिया होगा उतने ही एनर्जी ये रिलीज कर देगा, वो फोटोन के फॉर्म में आ जाएगा इसमें। ठीक है, नोट करो इसको। ठीक है, आगे बढ़े। याद देखो, ये जितने फोटोन निकलते हैं इन सब को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रल लाइन कहेंगे डी एक्साइटेशन होने के बाद। ठीक है, अच्छा, डी एक्साइटेशन में भी सेम एनर्जी लगेगा। मान के चलो एग्जांपल देखो यहाँ पे, एग्जांपल में कि कोई भी इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट, मान के चलो कितने ऑर्बिट से, थर्ड ऑर्बिट से डी एक्साइट हुआ, n = 3 से कहां पर हुआ है भाई, कोई भी ले लो, यहां से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आया है। ठीक है, तो कितना एनर्जी रिलीज करेगा फोटोन, कितना रिलीज करेगा यहां से, तो कहेंगे डेल्टा ई जो होगा वो हो जाएगा कितना, E3 माइनस ऑफ E1। E3 में एनर्जी कितना था, E3 में 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस ऑफ माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, अच्छा ठीक है, यह है जेड स्क्वायर, कितना आएगा जरा इसको सब्ट्रैक्ट करो, 12.1। हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1 रख देना। सेम कहानी जो एक्साइटेशन में कैलकुलेट किए थे वही कैलकुलेशन यहां पर होगा। तो ये जो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, इतना एनर्जी किस फॉर्म में, तो फोटोन जो यहां से निकलेगा, ये जो फोटोन निकल रहा है, एक को बनाओ भाई, 10 को नहीं बनाना, अभी सिखाना है। ये क्या निकला, फोटोन निकला है। इस फोटोन की एनर्जी कितनी है, तो एनर्जी होगा 12.1 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देख लो इतना फोटोन, तो ये लाइट के रूप में हमारे आंखों में दिखाई देता है, ये लाइट है। लाइट ऐसे बनता है, कोई पूछेगा लाइट बनता कैसे है, तो जब कभी भी इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होगा लाइट फोटोन के रूप में निकलेगा, हमारे आंखों को दिखाई देता है। कितना एनर्जी छोड़ा है, तो कहेंगे कि थर्ड तक जाने में कितनी एनर्जी लगा था, 12.1, उतनी एनर्जी को रिलीज कर देगा, 12.1 एनर्जी को, और वो लाइट के रूप में हमारे पास दिखाई देगा। इसको कहते हैं हम लोग डी एक्साइटेशन। ठीक है, नेक्स्ट लिखो इसमें स्पेक्ट्रल लाइंस। लिखो स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइन इन एच एटम। ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइन इन एच एटम। तो देखो द स्पेक्ट्रल लाइन, लिखो पहले से, द स्पेक्ट्रल लाइन आर produces due to de-excitation, ऑफ एटम। ठीक है, जैसे देखो
n इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 1। अगर फोर्थ ऑर्बिट में, तो इलेक्ट्रॉन के पास कितने रास्ते हैं पहला ऑर्बिट तक आने के लिए? बोलो, फर्स्ट ऑर्बिट तक आने के लिए कितने सारे रास्ते हैं इसको बोलो। तो कहेंगे कि वो रास्ते को निकालने के लिए नंबर ऑफ फोटोन निकालते हैं। नंबर ऑफ फोटोन कितने रिलीज होंगे, नंबर ऑफ फोटोन, उसको कैपिटल एन, इसको लिखते हैं हम लोग NC2, जो कि हो जाएगा n-1 डिवाइडेड बाई 2। ये इसका आंसर होगा, तुम देख चेक कर सकते हो। n के वैल्यू कितना है, n इक्वल्स टू 4 ऑर्बिट है तो 4 लिखेंगे, तो n इज इक्वल्स टू लिखना 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 6 स्पेक्ट्रल लाइंस। तो कितना होगा इसमें, 6 स्पेक्ट्रल लाइंस। स्पेक्ट्रल लाइंस, बी केयरफुल, निकालना कैसे है तुमको याद रखना पड़ेगा। एक बार मैं चेक करके भी दिखा देता हूँ निकलता कैसे है ये। नंबर ऑफ फोटोन स्पेक्ट्रल लाइंस कितने निकलेंगे, 6 निकलेंगे इसमें से, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से देखेंगे तो बहुत सारे 6 पाथ है, पॉसिबल पाथ है जिससे ये इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट में आ सकता है। ठीक है, ये क्या इसका स्पेक्ट्रल लाइंस है। यहां देखो कितने स्पेक्ट्रल लाइंस निकले, अगर फोर्थ से फर्स्ट में आते हैं तो टोटल 6 पॉसिबल रास्ते हैं जिससे ये आ सकते हैं। आप एग्जांपल देखो यहां पर से, देखो 6 कैसे हुआ। या तो इलेक्ट्रॉन पहला ऑर्बिट से किस में आ जाए, फर्स्ट ऑर्बिट में, ठीक है। तो यहां पे लिख लेना कैसा हो जाएगा, या तो फर्स्ट ऑर्बिट से किस में आ जाएगा, फोर्थ में। तो कितना लाइट, कितना फोटोन निकलेगा यहाँ पे, 1 फोटोन निकला, ठीक है। कितने फोटोन निकले, 1 फोटोन। और कौन सा हो सकता है कि ये डायरेक्ट पहले 3 पे आए, 3 से 2 पे आए, 2 से 1 पे आए। तो लिख दो इसको पहले, कहां से 4 से 1 पे गया है ना, 1 यहां पर लिखो, 4 यहां पर लिखो, ठीक है। तो सेकंड कौन सा हो सकता है, या तो 4 से 3 पे आएगा, 3 ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट से फिर लास्ट में फर्स्ट ऑर्बिट। कितने फोटोन निकले, एक एक एक, कितने हुए बोलो, 3 हुए। यहां पे ऊपर कितना हुआ, 1। और कौन सा पॉसिबल रास्ता है, हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स पहला ऑर्बिट फोर्थ से डायरेक्ट थर्ड पे आए, थर्ड से फिर फर्स्ट पे आ जाए। तो एक और हो सकता है, फोर्थ से डायरेक्ट किस पे आ जाए, सेकंड पे आ जाए। फोर्थ से डायरेक्ट सेकंड पे आए, सेकंड से डायरेक्ट फर्स्ट में आ जाए। इसमें भी फोटोन रिलीज हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हुआ, 1 1 हो गया, रिलीज हो गया। और भी कोई रास्ता है क्या, ठीक है। या तो थर्ड पे आ जाए डायरेक्ट, पहले किस पे आ जाए, थर्ड पे, थर्ड से डायरेक्ट फर्स्ट पे आ जाए, ये भी तो रास्ता है। तो कहेंगे फोर्थ से थर्ड ऑर्बिट में जाएगा, और थर्ड से डायरेक्ट फर्स्ट ऑर्बिट में आ जाए। तो 1 फोटोन यहां रिलीज होगा, 1 फोटोन यहां रिलीज होगा। कितने हुए टोटल फोटोन को काउंट करो, 6 हो रहा है क्या, कितने हुए, होना कितना चाहिए रे, 6 होना चाहिए। तो जो 2 बार रिपीट हुआ है उसको हटा दो, 2 बार रिपीट कौन सा हुआ है, 4 से 1 तक। तो 4 से 1 तक और कहीं पे है क्या, 4 से 1 तक कहीं पे नहीं है, छोड़ो। 4 से 3 तक एक काउंट हो गया, तो अब दोबारा कहाँ काउंट करेगा, तो 4 से 3 पे है तो इसको छोड़ दोगे ना, खत्म करेगा कि नहीं। चलो तो एक यहां हट गया, और कहीं पे देखो 2 से फर्स्ट भी 2 बार है, एक को छोड़ दो, आ गया टोटल। तो फोटोन कितना निकलेगा, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितने होंगे, या तो फॉर्मूला लगा लो या तो तुम कैलकुलेट कर लो, ठीक है। इसको छोड़ दोगे, इसको छोड़ दोगे, तो हुआ कितना, 1 2 3 4 5 एंड 6 स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है। फिर से याद रखो, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन 5th ऑर्बिट में है, कितने ऑर्बिट में है, 5th ऑर्बिट में है, वो डी एक्साइट से होकर के फर्स्ट ऑर्बिट में है, तो कितने स्पेक्ट्रल लाइंस निकलेंगे उसका, बोलो मुझको। क्या देखो, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि इलेक्ट्रॉन इज इन
n इक्वल्स टू 5 ऑर्बिट, ठीक है, n इक्वल्स टू 5th ऑर्बिट, ठीक है, व्हेन इट डी एक्साइट्स, जब ये डी एक्साइट्स होगा n इक्वल्स टू फर्स्ट ऑर्बिट में, ठीक है, हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइंस होगा इसका, बोलो स्पेक्ट्रल लाइंस कितने होंगे, बोलो। तो क्या था फॉर्मूला, n नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इज इक्वल्स टू n नंबर ऑफ फोटोन इज इक्वल्स nc2, n की वैल्यू कितना है, n माइनस 1 बाई 2, तो n कितना हो गया 5 माइनस 1 बाई 2, हाँ कर सकते हो ऐसे 10, ठीक है, 10 स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है, और आगे करेगा, हाँ ठीक है रहने दो, ठीक है, एक क्लास और लगेगा इसको, कल हो जाएगा मॉर्निंग में। बंद करो इसको, पहले इसको क्लोज करो। कहाँ जा रहा है तू?